तो प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा है? 3627। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्ट प्रधान के अंतर्गत नहीं था? मजूमदार, पेशवा, सुमंत, कोतवाल। तो वह कौन सा अधिकारी था जो शिवाजी के अष्ट प्रधान के अंतर्गत नहीं था? वह नहीं था आपका कोतवाल, ऑप्शन नंबर ए। तो मजूमदार, पेशवा, सुमंत, ये तीनों ही पद थे अष्ट प्रधान के अंतर्गत, लेकिन जो अष्ट प्रधान के अंतर्गत पद नहीं था वह नहीं था आपका कोतवाल। तो क्या प्रश्न था? निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्ट प्रधान के अंतर्गत नहीं था? वह नहीं था आपका कोतवाल। अगला प्रश्न, अष्ट प्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सूरनबीस अथवा चिटनीस का क्या कर्तव्य था? वह आयोजन प्रबंधक था, वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था, वह वित्त मंत्री था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या प्रश्न है? अष्ट प्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सूरनबीस अथवा चिटनीस का क्या कर्तव्य था? तो वह कर्तव्य था, वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। तो जो अष्ट प्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सूरनबीस अथवा चिटनीस का क्या कर्तव्य था? वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। अगला प्रश्न, राजाराम की धर्मपत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता का नाम क्या था? अहिल्याबाई, जीजाबाई, अवंतीबाई, ताराबाई। तो जो राजाराम की पत्नी धर्मपत्नी थी और शिवाजी द्वितीय की माता, वह कौन सी महिला थी? वह थी ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी। तो इसने शासन कब अपने हाथों में लिया था? 1700 ईस्वी के आसपास, तो जब शिवाजी द्वितीय अल्पायु के थे। अगला प्रश्न 3630, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? ताराबाई को, राजाराम को, साहू को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से, यानी कि जो शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए थे उनमें से किसी को औरंगजेब ने एक उपाधि दी थी। कौन सी? ईमानदार की उपाधि। वह किसको दी थी? वह दी थी ताराबाई को। तो शिवाजी द्वितीय की माता का नाम था ताराबाई और इन्होंने अपना शासन ईमानदारी से चलाया था, यानी कि ये अपने धर्म पर अड़ग थी। कौन? ताराबाई। और अपने शासन किसी के आगे झुकी नहीं, तो इनको क्या उपाधि दी गई थी? ईमानदार की। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? राजाराम के, शंभूजी के, जीजाबाई के, ताराबाई के। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है आपकी 1707 ईस्वी में, कब होती है? 1707 ईस्वी में। तब शासन की बागडोर मराठा कि कौन संभाल रहा था? तो संभाल रही थी आपकी ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 1700 ईस्वी के आसपास ये शासन की बागडोर संभालती हैं और उनकी आगे तक, जब तक शिवाजी द्वितीय बड़े नहीं हो जाते तब तक इन्हीं के हाथों में रहती है। तो कब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? 1707 में। अगला प्रश्न, वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाई थी? पार्वतीबाई, मस्तानी, ताराबाई, तुलसीदाई। तो वह मराठा वीरांगना कौन थी जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाई थी? तो वह थी ताराबाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? राजाराम, संभाजी, जीजाबाई या ताराबाई। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मराठा सेना में बरगीर क्या था? अग्रिम पंक्ति वाला, पैदल सेना, घुड़सवार, भिस्ती। तो मराठा सेना में जो बरगीर था वह क्या था आपका? घुड़सवार, ऑप्शन नंबर सी। तो बरगीर किसको कहा जाता है? घुड़सवार को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अधीन मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी? हवलदार, नायक, सरनोबत या जुमलादार। तो निम्नलिखित में से किसके अधीन मराठा जो घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी? यानी कि एक इकाई थी, उसमें कितने घोड़े होते थे? 25 घोड़े। तो उसका नायक कौन था? उसका नायक था हवलदार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शिवाजी के घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? हजारी था, हवलदार, जुमलादार, नायक। तो ये शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? वह कौन सा था? वह था आपका हवलदार, ऑप्शन नंबर बी। तो जो हवलदार था वह शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे का अधिकारी, यानी सबसे निचला अधिकारी था। कौन? हवलदार।
अगला प्रश्न, कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में कितना था? 25%, 16%, 35%, 40%। तो ये कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में कितना था? वह था आपका 40%। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था? उपज का 1/3, उपज का 1/2, उपज का 2/3, उपज का 2/5। तो शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था? वह किया था उपज का 2/5 भाग या 40%। आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था? उपज का 2/5 या 40%। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया रोहिलों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, अफगानों ने। तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठों को पराजित करने वाले कौन थे? वह थे अफगान। ठीक है, तो जो अफगान थे जो अहमद शाह, ठीक है, अब्दाली, तो इसने किसको हराया था? मराठों को। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित करने वाले कौन थे? अफगान थे। अगला प्रश्न है आपका 3640। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? अंग्रेजों ने, अफगानों ने, मुगलों ने, रोहिलों ने। तो क्या प्रश्न था आपका? पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो वह कौन थे? अफगान, यानी कि अहमद शाह अब्दाली आए थे। कब? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो किसको हरा देते हैं आप? मराठों को हरा देते हैं। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था हुमायूं तथा शेरशाह के बीच, हेमू तथा अकबर के बीच, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच, नादिर शाह तथा मुगलों के बीच। तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया वो किसके बीच लड़ा गया था? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच हुआ? ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच, ब्रिटिश और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, शिवाजी और शास्ता खां के बीच। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था कब? 1761 ईस्वी में। तो किन पक्षों के बीच हुआ था? वह हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ऑप्शन नंबर सी। इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है और मराठों की पराजय होती है। अगला प्रश्न, शिवाजी की शाही अश्व सेना को क्या कहते थे? बरगीर, रिसाला, सिलहादार, इनमें से कोई नहीं। तो ये शिवाजी की शाही अश्व सेना यानी घोड़ों की जो शाही सेना थी किसकी? शिवाजी की, उसको क्या बोला जाता था? बरगीर। ऑप्शन नंबर ए। तो जो शिवाजी की अश्व सेना को क्या कहते थे? बरगीर। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था? इब्राहिम गारदी, नजीबुद्दौला, मुजफ्फर हुसैन, दोस्त मोहम्मद रोहिला। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो वह कौन था? वह था इब्राहिम गारदी। ऑप्शन नंबर ए। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो इसमें जो मुसलमान सेनानायक था किसकी ओर से? मराठाओं की ओर से। वह कौन था? इब्राहिम शाह गर्दी। अगला प्रश्न, मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक थे मीर हबीब, इब्राहिम खां गर्दी, खंडेराव दबदे या कन्होजी। तो जो मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक थे वह कौन थे? वह थे इब्राहिम खां गर्दी, जिनकी मृत्यु हो जाती है कब? पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो जो मराठा तोपखाने के प्रमुख कौन थे? इब्राहिम खां गारदी। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 में, 1526 में, 1556 ईस्वी में या 1857 ईस्वी में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। पहला युद्ध कब होता है पानीपत का? वह होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब? 1526 में। फिर होता है द्वितीय पानीपत का युद्ध हेमू और अकबर के बीच, वह होता है 1556 में।
तृतीय पानीपत का युद्ध कब होता है? 1761 में। किसके बीच? मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न 3647 या 1761। जो 1761 में पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठाओं के बीच, हेमू तथा अकबर, अहमद शाह अब्दाली तथा नादिर शाह के बीच। तो 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था, वह किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली तथा मराठाओं के बीच। तो हेमू तथा अकबर के बीच हुआ था, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था। इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था, ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। अगला प्रश्न, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को पराजित किया था? अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, रोहिलों ने। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की पराजित किया था और किसने किया था? अफगानों ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित, खफी खान, दत्ताली पिंगले, हरचरण दास। क्या प्रश्न है? एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, तो वह कौन था? वह था ऑप्शन नंबर ए, काशीराज पंडित। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दो मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं और चांदी एवं तांबे की तो रूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध के युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव का कूट संदेश था। वह भारतीय शक्ति थी पेशवा, दिल्ली का बादशाह, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला या अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो यह कौन था? प्रश्न क्या है आपका? दो मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं और चांदी एवं तांबे की तो रूढ़ी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध के युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव का कूट संदेश था। वह कौन थे? पेशवा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मराठाओं के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए शुजाउद्दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि यही राजनीतिक दृष्टि से समयोचित था, धार्मिक विचार से उसे ठीक लगा, वह अपने स्वयं के राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था, उसे लूट से मिले धन में हिस्सा पाने की आशा थी। क्या प्रश्न है? मराठाओं के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए शुजाउद्दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि हुआ था वह सी, वह अपने स्वयं के राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था? अफगानों का साथ दिया था। तो जो मराठाओं के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए शुजाउद्दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ, किस लिए? क्योंकि उसका राज्य बचा रहे। ऑप्शन नंबर इसमें सी।